हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार और मैं आपको आज टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। वैसे मेरा इसी से रिलेटेड मेरा काम है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखें अगर आप स्पेशली एक नए कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक फ़िलहाल के लिए उसी के ऊपर है कि कोई भी मेरे भाई बहन कोई भी अगर कपड़े का काम स्टार्ट करता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक नए कपड़े का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि आप जब कपड़े का काम स्टार्ट करते हैं तो आपका कपड़ा जो आप दुकान खोल रहे हैं वो आपका कौन सा दुकान है, मतलब खुद का दुकान है या आपका रेंट का दुकान है। ठीक है। अगर आपका रेंट का दुकान है ना, तो आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, स्पेशली फर्नीचर वगैरह में। क्योंकि अगर मैं कड़वा सच अगर आपको बताऊं तो कपड़े का काम बहुत टेढ़ा हो चुका है आज के डेट में। अगर 10 कपड़े का दुकान खुलता है ना, तो उसमें आप देखोगे 4 से 5 कपड़े का दुकान विद इन फ्यू मंथ्स या 1-2 साल के अंदर बंद हो जाता है। तो उसका मैं रीज़न आपको फिर कभी बताऊंगा। हो सकता है इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या होता है उन कपड़े दुकान का बंद होने का। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये देखिए कि जो कपड़े का दुकान आप खोल रहे हैं वो कपड़े का दुकान आपका खुद का है या फिर रेंटेड है। अगर आपका कपड़े का दुकान रेंटेड है तो उस पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े बैनर्स लगाने की या फिर जो नाम वाले आते हैं वो जिस पे लाइट्स वगैरह जलती हैं, ठीक है, दुकान का नाम के लिए, वो सब, या फिर बहुत ज़्यादा महंगा फर्नीचर पे या फिर काउंटर्स पे या बिलिंग मशीन्स पे ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका अपना खुद का दुकान है वो तो कुछ समय तक सर्वाइव करेंगे क्योंकि उनको रेंट नहीं देना है, काफ़ी कुछ वो खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वो अगर इंटीरियर में खर्च भी करते हैं तो वो एक अलग केस है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मनी जो कैपिटल है आपका वो आपको बचा के चलना है, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा वो पैसा आपके लिए। क्योंकि जो पैसे आप अपने इंटीरियर में या फिर और भी चीज़ों में आप खर्च करोगे ना, वो पैसे आप बाद में माल लाने में करो तो ज़्यादा बेटर होगा कंपेरेटिवली कि आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसे उन सब चीज़ में बर्न कर दो। क्योंकि चलो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लुक बनाऊंगा दुकान का, वो ठीक है, सही चीज़ है, वो करना चाहिए, लेकिन आपको अगर कैपिटल की कमी है ना तो इन सब चीज़ों से खासा करके आप बचो। ये मैनिक्यूज वगैरह ज़्यादा आप परचेस मत करो, महंगे महंगे ज़्यादा महंगे महंगे आप डमीज़ वगैरह मत परचेस करो। खैर, है ना, तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि अगर खुद का आपका शॉप है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, कोई सुनिए, लेकिन अगर रेंटेड शॉप है तो आप बिल्कुल उस पर बिल्कुल मतलब उस पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं कुछ पॉइंट्स लिख करके लाया था, मैं वन बाय वन करके सारे डिस्कशन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको वो चीज़ बताई। दूसरा चीज़ ये कि कई लोग ऐसा होता ना कि जब वो शॉप खोलते हैं ना तो वो करते क्या है कि स्टार्टिंग में ही सोचते हैं यार मैं चलो माल खरीद के लाता हूँ सूरत से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, कोलकाता से, बड़े बड़े शहर भाग जाते हैं वो माल खरीदने के लिए। क्योंकि देखो, आप जब नया काम स्टार्ट करते हो ना, अगर जो ऑलरेडी किसी की दुकान में रह करके काम किया हो तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि भाई क्या कहाँ से सामान लाना होता है, मार्जिन क्या सेट करना होता है, उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया होता है। लेकिन जो बिल्कुल ही न्यू है इस सेक्टर में, जिनको कुछ भी नहीं पता कि भाई कब, बस उनको इतना पता है भाई कपड़े का दुकान खोलना है, इससे ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं है। तो इस केस में, ठीक है, आप बड़े मंडी से माल परचेस करने से बचो। ठीक है। क्योंकि आप जब बड़े मंडी से माल परचेस करते हो ना तो वो आपको बिल्कुल 100% मान के चलो आपको चपत लगाएगा लगाएगा। जब आप वो माल परचेस करने जाओगे ना तो वो समझ जाएगा कि भाई आप नए दुकानदार हो। आप कितना भी दिखाने की कोशिश करो कि मैं बहुत पुराना दुकानदार हूँ, वो आपकी बात से हौ भाव से पकड़ लेगा नया दुकानदार और रेट आपको सही देगा ही नहीं। ठीक है। तो उस एक तो उसमें आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। मैंने देखा है कई बार, मैंने भी ये चीज़ें गलती करी हैं कि बड़े मंडी से माल परचेस करने के चक्कर में। और देखो, आप सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपने काम कभी किया नहीं है, दुकान आपने कभी किसी की दुकान में रह करके आप काम किए नहीं, खुद का दुकान आप करने वाले हो, तो प्रॉब्लम ये होता है उस चीज़ में कि आपको आइडिया नहीं होता रेट का, और वो महंगा लगा रहा है सस्ता लगा रहा है। आप तो बस ये खुश हो रहे हो जान करके भाई मैं तो अहमदाबाद से सीधा माल ला रहा हूँ, मैं जो सीधा सूरत से माल लेकर के आ रहा हूँ, मैं सीधा दिल्ली से माल लेकर के आ रहा हूँ, पानीपत से लेकर के माल आ रहा हूँ। तो आप तो इस बात को लेकर खुश रहोगे कि मैं तो डायरेक्टली मंडी से माल लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअल रेट जो कि एक होलसेलर का होता है वो मिल रहा है भी है या नहीं मिल रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो आप स्टार्टिंग में सीखने के लिए, अगर आपको नहीं मालूम है, तो छोटे छोटे जो आपके आसपास के जो होलसेलर मार्केट्स होते हैं, ज़्यादातर कैपिटल वगैरह में, मान लो झारखंड में हो तो आपका रांची में मिलेगा, पटना में हो, सॉरी बिहार में हो तो पटना में मिलेगा, गया मिलेगा, और भी ऐसे बहुत सारी मंडीज है। तो कोशिश करो कि आपके आसपास की जो मंडीज वगैरह हैं वहाँ से आप माल परचेस करो, ताकि आपको क्वालिटी का
सॉरी क्वालिटी का आपको और रेट का आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी क्वालिटी का माल कितना रेट में होना चाहिए। एक आपको देखो, ये तो बात सत्य है कि आप बड़े मंडी से माल परचेस करते हो तो 8 से 10% का बचत तो होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप जब माल परचेस करने जाओगे तो आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि मैं भाई सही माल परचेस कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ है। तो आप जैसे छोटे मंडी से आप काम करोगे, क्योंकि देखो काम आपको लंबा करना है ना। तो आपको ये स्टार्टिंग में नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे को 5% 10% का महंगा लग गया। भाई आप सीखने के लिए आप वहाँ पे जाओ, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग में 2-4 बार माल खरीदोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई कि आपके काउंटर पे कौन सा माल बिकता है, कौन सा माल नहीं बिकता है, ठीक है। आप उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट टाइम जब बड़े मंडी पे जाओगे तो आपको एक तो आइडिया रहेगा कि भाई ये वाले मेरे लोकल मंडी में तो भाई चलो लेट सपोज को एक मटेरियल है वो आपने लोकल मंडी से 100 रुपये में खरीदा, क्वालिटी भी आप उसने चेक कर लिया। अब जब बड़े मंडी में जाओगे आप देखो वही माल 90 का मिल रहा है, तभी कंपेयर कर पाओगे ना, क्योंकि जब आपने कभी माल परचेस किया ही नहीं तो कैसे कंपेयर कर पाओगे। मान लो लोकल मंडी में वो चीज़ 100 रुपये मिल रहा है, आप बड़े मंडी में जाकर 120 रुपये में खरीद रहे हो, तो वो जस्टिफाइड होगा नहीं, वो आप उससे बेच भी नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं वो डेड स्टॉक में चला जाएगा, या तो फिर उसको बहुत सस्ते में आपको बिना मतलब घर से लॉस दे करके उसको बेचना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना इस चीज़ का आपको, ठीक है। तो मैंने 1-2 पॉइंट अभी तक कवर कर दिया आपको। पहला पॉइंट ये कि अगर आपका अपना खुद का शॉप है तो आप थोड़ा बहुत इंटीरियर पे खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपका रेंटेड है तो ज़्यादा इंटीरियर पे खर्च करने की जरूरत नहीं। सिंपल रखो रेक काउंटर वगैरह, और ज़्यादा मेसी लुक मत रखो, इन्हें बहुत सारे भर भर के पूरा बना दे रहे रेक, वैसा नहीं। रेक सुंदर बनाओ, ठीक है। सुंदर का मतलब ये नहीं तो बहुत पैसे खर्च करना, आप कम पैसे में बहुत सुंदर रेक बना सकते हो, ज़्यादा उसको कंजेस्टेड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कपड़े का काम ना वो क्या बोलते हैं, कपड़े का काम अब कपड़े वाला नहीं रह गया, कपड़े का काम ना अब स्टाइल वाला हो गया है कि जो दुकान जिनका ज़्यादा सुंदर दिखता है ना वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। सुंदर बनाने का मतलब ये कभी नहीं होता, मार्क करना मेरी बात को, सुंदर बनाने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगा देना अपने उस शॉप में। सुंदर बहुत कम पैसे में, मैंने बहुत सारे मैं आपको दिखा दूंगा शॉप की, बहुत कम पैसे में बहुत सुंदर दुकान बना रखा है। जो बड़े ज़्यादा पैसा लगा के वो तो सुंदर नहीं बना पाते, कम पैसे में बहुत सुंदर दुकान बन जाता है, ठीक है। और एक और मैंने वो पॉइंट आपको कवर किया कि आप जब भी माल परचेस करो स्टार्टिंग में, जब आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कपड़े का, तो कोशिश करो कि लोकल मंडी से ही आप माल खरीदो। स्टार्टिंग में आप बड़े बड़े मंडी से माल खरीदोगे तो आपको तो जैसे जाते ही के साथ ही वो हॉबॉस ही आपको पता कर लेता है भाई ये लोकल मतलब इसका नया नया काम है, तो आप ठगाने के चांसेस होते हैं ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गया आपका। दूसरा चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे कॉन्वर्सेशन का, ये कि जब भी आप कोई भी कपड़े का काम स्टार्ट करते हो ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि भाई कपड़ा आज की डेट में ना कपड़ा नहीं रहा, वो कपड़ा स्टाइल में तब्दील हो चुका है ना। वो पहले बोलते थे ना रोटी कपड़ा और मकान, तो भाई वो कपड़ा वाला वो वाला कपड़ा वाला हिसाब नहीं रहा भाई, कपड़े का काम अब हो चुका है स्टाइल, कन्वर्ट हो चुका है, उसका सेंस ही बदल चुका, अब कपड़ा सिर्फ स्टाइल के लिए हो गया सिर्फ, है ना। खैर अभी इसमें एक पॉइंट मैं आपको ये बता रहा था, हाँ आपको इसमें ये बता रहा था कि जब भी आप कपड़े का काम स्टार्ट करो ना, तो आप एक सेक्टर चूज़ कर लो। सेक्टर चूज़ करने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लो लेडीज़ गारमेंट्स में आप इंटरेस्टेड हो, आप जेंट्स गारमेंट्स में इंटरेस्टेड हो, आप किड्स गारमेंट्स में इंटरेस्टेड हो या हैंडलूम में इंटरेस्टेड हो, तो कुछ कैटेगरी मिला करके ही आप काम करो उस चीज़ का। ये नहीं कि आपने मान लो आपको 2-4-5 लाख रुपए आपके पास किस तरीके से पैसा आया, या फिर लोन लिया या फिर कमेटी उठाई, कुछ भी आपने XYZ किस तरीके 4-5 लाख रुपए आया, तो आप पूरा का पूरा सेक्टर पे मत कभी प्ले करना, ठीक है। पता चला कि 5 लाख रुपए में आपने थोड़ा सा 1-1.5 लाख रुपए का आपने लेडीज़ वेयर ले लिया, 1-1.5 लाख रुपए का साड़ी वगैरह परचेस कर लिया, 1-1.5 लाख का किड्स वेयर परचेस कर लिया, मिक्स कर लिया दुकान, आप बर्बाद हो जाओगे। ये मैं लिख के देता हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा फेल होते हुए, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि आप उसका कभी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाओगे लाइफ में कभी भी, और वो डेड स्टॉक होगा, आप कभी भी उसे बेच नहीं पाओगे। आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बेच पाओगे तो वो अलग बात है, पर कभी भी आप उसको बेच नहीं पाओगे, काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा आपको। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन और एडवाइस आपके लिए रहेगा कि आप किसी एक सेक्टर में अच्छे से किंग बन जाओ, या तो लेडीज़ वेयर में, या तो किड्स वेयर में, या तो जेंट्स वेयर में, किसी भी एक सेक्टर में अच्छे से आप प्ले करो। सारे सेक्टर में आप हाथ लगाओगे तो अच्छा खासा आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप उसका डिजाइन नहीं रख पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपको नॉलेज नहीं है, आपने सोचा कि चलो यार क्या ही इनका वीडियो देख करके मैं खुद किंग बनना मेरे को, चलो खुद, क्योंकि काफ़ी लोगों ने गलती करी है, मैंने भी काफ़ी स्टार्टिंग टाइम पे गलतियाँ करा है। तो उस चीज़ के लिए ना आपको, जैसे मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सब सेक्टर में कभी भी हाथ मत लगाना। वैसे मैं एग्जांपल आपको देकर के बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपने
सारे मेल रख लिया आपने, साड़ी भी रख लिया आपने, ठीक है, मतलब रेडीमेड भी आपने वैसे रखा, साड़ी वगैरह का भी कलेक्शन रख लिया, किड्स वेयर भी आपने रख लिया। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा। लेट सपोज कि आपकी शॉप में कोई कस्टमर आता है कुर्ती का, ठीक है, आप कोई कस्टमर आएगा आपसे पूछेगा नहीं आने दुकान में कि सर कुर्ती है आपके पास, ओबियसली आप बोलोगे हाँ भैया कुर्ती है, बैठो दिखा दो आपको, या बैठो सिस्टर दिखा दो आपको। आप कुर्ती जैसे दिखाना चालू करोगे वो बोलेगा नहीं नहीं भैया ये कुर्ती नहीं चाहिए मेरे को, सिंगल कुर्ती नहीं है क्या, वो आप तो नया नया आपको आइडिया भी नहीं भाई सिंगल भी इसमें रखना मेरे को, ठीक है, तो वहाँ पे फंस जाओगे। चलो सिंगल रख भी लिया आपने, फिर वो बोलेंगे भैया प्रिंटेड में नहीं है क्या, फिर फंस जाओगे आप। बोले प्रिंटेड प्रिंटेड तो है भैया, शॉर्ट में नहीं है क्या, नायरा कट में नहीं है क्या भैया, भी गला में नहीं है क्या, डायमंड कट गला नहीं है क्या। तो इतना सारा उसमें इन्वेंट्री है कि आप खुद परेशान हो जाओगे। आप उसका इन्वेंट्री लाते लाते परेशान हो जाओगे, कभी इन्वेंट्री पूरा कर नहीं पाओगे आप। तो एक तो माल आप कस्टमर आएगा और अगर 2 से 4 बार कस्टमर आपकी दुकान से चला गया ना घूम करके बिना माल लिए हुए, वो अपने मन में बैठा लेगा भाई इसके पास मेल नहीं है, समझ रहे हो बात का। तो भाई मैं कहूँगा सिर्फ चड्डी ही बेच लो, सब तरह का चड्डी, लेडीज से लेकर के जेंट्स तक पूरा चड्डी बेच लो, पूरा अंडर गारमेंट्स पूरा बेच लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। पर पूरा का पूरा मेल रहेगा ना, मतलब उस सेक्टर में जब भी कभी आप कस्टमर को याद आएगा कि अंडर गारमेंट्स लेना तो भाई मेरे को उस दुकान से लेना है, सारे कंपनी का अंडर गारमेंट्स मिल जाएगा आपको, ट्राउज़र मिल जाएगा, अंडर गारमेंट्स मिल जाएगा, लेडीज़ अंडर गारमेंट, जेंट्स अंडर गारमेंट, सब A to Z आपको मिलेगा, ट्राउज़र वगैरह एवरीथिंग। तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कभी भी अगर आपको उस सेक्टर से सामान खरीदना होगा ना तो कस्टमर को आपका नाम जरूर याद आएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपका नाम याद नहीं आ रहा कस्टमर को, तो आप फेल हो जाओगे मतलब बिजनेस के, मतलब स्पेशली सेक्टर बात बता रहा हूँ आपको। तो किसी भी एक सेक्टर में रखो, जब आपको लगता है कि भाई मैं इस सेक्टर में कंप्लीट हो चुका हूँ, काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, मेल रखने लगो। मैंने कई दुकान को देखा है कि स्टार्टिंग वो चीज़ की है, अब धीरे करके काफ़ी सारा मेल उन्हें हटा लिया। रीज़न क्या है, यही रीज़न है, क्योंकि मेल नहीं पूरा पाता है। मान लो कि आप चलो अब थोड़ा साइड करते हैं, मान लो आप लोग तीनों, आप सारे सेक्टर में आपने कपड़ा रख लिया, ठीक है। अब मान लो साड़ी कोई खरीदने के लिए आपके पास आया, ठीक है, बोलो साड़ी है, आपने दिखाना चालू करा, फिर बोलेगा सूती का साड़ी नहीं है क्या, तात का साड़ी नहीं, साड़ी का मतलब तो अब भाई बहुत बड़ा रेंज हो चुका है। जो पुराने दुकानदार होंगे वो बिल्कुल अच्छे से बात समझ रहे होंगे मेरे बात, इतना सारा मेल हो चुका है ना कि अगर आप पूरा का पूरा अगर 5-20 तल्ला का अगर आपका दुकान है, पूरा का पूरा तल्ले में आप साड़ी का भी रख लोगे ना, फिर भी आप मेल नहीं पूरा होगे। इतना ज़्यादा मेल है आज के डेट में, इतना ज़्यादा डिजाइन है, वेरिएशन है, कैटेगरी है, आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी भी पूरा में गेम प्ले करने के चक्कर में मत रहना। कस्टमर मांगेंगे आपसे, मान लो कोई साड़ी परचेस करने के लिए आ रहा है, तो बोलेगा भैया कुर्ती नहीं है क्या, 2-4 कस्टमर हो सकता है आपको बोल दे, तो आपके मन में लगेगा यार कि यार कस्टमर तो मेरा डिमांड कर रहा है, चलो कुर्ती ले आते हैं, वहीं पे आप फंस जाओगे, वहीं पे फंस जाओगे। कस्टमर डिमांड करते डिमांड करने दो उनको, पर आप उसी मेल में रहो, क्योंकि जहाँ पे अगर उसने उस दूसरे वाले में अगर आपने पैर रखा तो वो वाला आपका गेम बच जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। वैसे दूसरी बात, अगर मान लो कि आपके पास शॉप खोलने के लिए अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया कभी कपड़े धंधे में मत लगाना। आप कभी भी आप 4 लाख 5 लाख रुपया का मान लो, ओपनिंग करो 5 लाख रुपये से ही, 5 लाख अपने हाथ में रखो, क्योंकि जब कोई कस्टमर डिमांड करेगा ना तो उसको आप नोट करना, क्योंकि एक साइड में आप डायरी वगैरह रखो, जिसमें मान लो कि किसी कस्टमर ने कोई डिमांड करा कि भाई ये चीज़ नहीं है क्या आपके पास, तो आपके पास इनकेस अगर नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या मांग रहा है, तो गूगल करो तुरंत, आप उसको देखो अच्छा ये चीज़ होता है, आप उसको नोट करो पिक्चर के साथ, चाहे किसी भी चीज़ पे आप उसको नोट करो। आप सोच रहे हो यार मेरे को तो याद रहेगा, अगली बार मंडी जाऊंगा तो ये चीज़ मांग लूँगा, नहीं भूल जाओगे आप। जब मंडी जाओगे ना माल परचेस करने के लिए, वो डेफिनेटली भूल जाओगे, मैं भी भूल जाता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही कि आप उस चीज़ को ना नोट कर लो, कहीं पे नोटपैड में भी आराम से उसको नोट कर लो, या डायरी में नोट कर लो, कहीं पर भी जहाँ पे जो सामान आपने कस्टमर ने डिमांड करा है आपके पास नहीं है, तो वो चीज़ आप नोट करके साइड में रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ तो वो आप सामान खरीद सकते हो। ये मैंने बताया आपको कि वो कैश हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कपड़े धंधे में पूरा पैसा आप लगा दोगे ना तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं लोग। अच्छा, और दूसरी चीज़ है ना कि आप स्टार्टिंग में आप तय करके चलना, क्योंकि मैंने देखा है आज का रेट ना लोग ज़्यादा बार्गेन वाली दुकान में चढ़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि बार्गेन तो कस्टमर ही करेगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपने दुकान बार्गेन का रखा आपने, मान लो 100 का सामान आपने 150 में लगाया, आपने 100 का सामान 140 रुपये का, 100 कुछ भी आपने मार्जिन सेट करके अपने रेट लगाया। अब देखो कस्टमर क्या करेगा, मान लो कि अभी आपने 150 रुपये का माल उसको आपने 140 रुपये का दे दिया, 130 रुपये का दे दिया, अगली बार वही कस्टमर आएगा ना 130 का सामान 120 रुपये देगा, फिर आएगा अगली बार, हो सकता है कि आपका परचेस 100 रुपये का वो आपको 80 रुपये ना बोल दे। तो बार्गेन से पूरा बचना। आप स्टार्टिंग में जब काम कर रहे हो ना तो हो सकता है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई आपको किस में प्ले करना, बार्गेन आपकी दुकान में चाहिए
करना ही चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बार्गेन का अच्छा खासा ध्यान रखना, मतलब अगर बार्गेन वाला रख रहा है तो चलो वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा आपसे पर्सनल एडवाइस रहेगा कि भाई कभी भी बार्गेन का शॉप मत रखना। वो आप कभी लार्ज स्केल में उसको आप डेवलप नहीं कर पाओगे पूरे शॉप को, क्योंकि आपका स्टाफ भी परेशान रहेगा। अगर फिक्स दुकान रहेगा तो स्टाफ आराम से मैनेज कर लेगा, वो बार बार स्टाफ से मतलब आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर भैया इतना बता रहा है, मतलब रेट इसमें 1500 रुपये लिख रहा है, कस्टमर 1200 रुपये बता रहा है, दूँ या ना दूँ, तो आप बड़ा बिजनेस कभी बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि रेट कोशिश करो कि फिक्स हो। बार्गेन 5-10% आप रख रहे हो अपने जो भी कस्टमर्स हो कर दिए तो वो एक अलग बात है, बट ज़्यादा बार्गेन वाला धंधा करोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। कस्टमर स्टार्टिंग में हो सकता है आपका बिक्री ना हो, आपकी दुकान में कस्टमर आए बोले भैया मतलब 150 का सामान 120 रुपये में दे दो, आपको लगेगा यार चलो तो 10 रुपये तो प्रॉफिट आ रहा, दे देते, क्या दिक्कत है। आप वहाँ पे फंस जाओगे। वो कस्टमर जाते जाते ये सोचेगा यार 120 का सामान तो हमने परचेज कर लिया, 110 का मिल दे देता, ये 100 का ही दे देता, तो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, अगली बार आपकी दुकान में नहीं आएगा। वो भले बार्गेन करके ले तो गया आपसे, अगली बार वो आएगा नहीं आपके पास वो दुकान में। बिल्कुल मत करना, हाथ जोड़ना, 2 4 5 10 20 कस्टमर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो फ्यूचर में आपका वो बिल्डअप होगा। यह चीज़ ये चीज़ का आप ध्यान रखना। स्टार्टिंग में आपको लॉस दिखेगा यार कि क्या हो सकता है दिन भर आप बैठो टेंशन में यार कि 100 का सामान था, 140 रुपया मैंने मार्क लगा रखा था उस पर, GST वेस्टी चलो 25-30 रुपये तो आ रहे थे मेरे, यहाँ पे फंस जाओगे आप 100 का सामान 110 रुपये का रेट रखो, कोई दिक्कत नहीं, 100 का सामान 120 रुपये में रेट लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी बार्गेन पे आप मत पूरा चढ़ने लगना कि भाई मेरे को अच्छा खासा बार्गेन करके बेचना है, बिल्कुल नहीं भाई, बर्बाद हो जाओगे, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होगे। कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ मैं आपको। कस्टमर का वही हाल है भाई, क्योंकि एक बार अगर आपने कस्टमर को 100 का सामान, अगर आप मतलब 120 का सामान आपने 100 में दिया ना, तो अगली बार वो 100 का वही सेम सामान आपसे 100 का नहीं बोलेगा, 80 रुपये आकर के बोलेगा 80 रुपये दूंगा इस सामान का, और नहीं दोगे तो बोलेगा यार कि चलो आपसे नहीं आएंगे तुम्हारी दुकान में। तो ये एक बहुत बुरा स्थिति हो चुका है पे मार्केट का। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसे मेंशन किया कि आप मार्केट हमेशा विजिट करते रहना। जैसे कई बार होता है कि एक बार आपने जैसे लोकल मार्केट पे गए तो लोग, बहुत सारे लोग मंडी जाते नहीं है, पर्सनली बहुत सारे लोग विजिट नहीं करते। मेरा अपना पर्सनल एडवाइस रहेगा कि आप मार्केट में विजिट करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये होता है प्रॉब्लम कि आप जब कैटलॉग मंगवाओगे अपने होलसेलर से तो पुराना वाला कैटलॉग देते हैं, क्योंकि उनके पास भी डेड स्टॉक है। देखो डेड स्टॉक सबके पास ही होता है, चाहे जो हम लोग मीडियोकर्स है जो कि होलसेल रिटेल दोनों करते हैं, चाहे हमारे पास हो, चाहे जो सिर्फ रिटेल करते हैं और सिर्फ होलसेल करते हैं, तो ये सबके पास स्टॉक डेड हो जाता है। तो हम कोई अगर कस्टमर मांगता है कि भाई थोड़ा सा कैटलॉग जरा भेजिएगा अभी नया कुर्ती में कौन सा है या कौन सा साड़ी वगैरह में आए, तो लोग स्टार्टिंग में बट डेड वाले स्टॉक वाले बेचते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा, मंगा लोगे तो आपके पास डेड स्टॉक हो जाएगा, तो बिक भी जाए। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब ये एडवाइस रहेगा कि आप मार्केट विजिट करके ही आप माल परचेज करो। हमें कभी मतलब रेगुलर तो जाना चलो पॉसिबल नहीं है, महीने में 2 महीने 3 महीने में एक आध 2 बार आप विजिट जरूर करो। ये चीज़ आपको काफ़ी नए चीज़ आपको परचेज देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आप रखना आप। और कुछ पॉइंट देख ले तो कुछ छूट गया हो तो वैसा। नहीं, मेन पॉइंट तो ही था, और कुछ वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दिया, लेकिन इनकेस अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके अगर वीडियोस बना पाऊंगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।